गाइस, माई सेल्फ हिमांशी झा और आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बताने जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में समझेंगे। तो शीत युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभुत्व पूरे दुनिया में हो गया था। अमेरिका पूरे दुनिया में एक ध्रुवता ला चुका था और एक ध्रुवता का राज हो गया था। अमेरिका पूरे दुनिया पर कंट्रोल कर रखा था। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रखा था। तो उसके बाद हमारे जो बहुत सारे देश और बहुत सारे देशों का संगठन था, उन्होंने भी देश में राजनीतिक प्रभाव डालना शुरू किया और अमेरिका का प्रभुत्व कम किया। उन्होंने हमारे बहुत सारे नए संगठन और देश थे जिन्होंने अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया से कम कर दिया। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम उन्हीं संगठन और उन्हीं देश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन से राजनीतिक संगठन है और वे कौन से देश हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा संगठन और दूसरा है हमारा राज्य यानी कि देश। तो हमारे कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने अमेरिका के प्रभुत्व को कम किया और अपना राजनीतिक प्रभाव दुनिया पर दिखाया। तो सबसे पहले है हमारा यूरोपीय संघ, जो यूरोप की कंट्रीज में है, जो यूरोप की कुछ कंट्रीज को लेकर के बना है। दूसरा है हमारा आसियान जो है वो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से मिलकर बना है आसियान। सार्क और ब्रिक्स हमारे 5 कंट्रीज से मिलकर बना है। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका से मिलकर ब्रिक्स बना है। और सार्क हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं। 7 देश हैं। और फिर दूसरा है हमारा राज्य यानी कि देश। हमारे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो विश्व में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो विश्व राजनीति पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। वो कौन कौन से देश हैं? पहला है हमारा रूस, दूसरा है हमारा चीन, भारत और इजराइल। ये सारे देश जो है वो विश्व में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हम आज उद्देश्य और सब कुछ हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोपीय संघ के बारे में हम पढ़ते हैं। हम लोग को पता है कि शीत युद्ध के दौरान यूरोप बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा था। यूरोप का आधा पार्ट पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के पास चला गया था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। यूरोप बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा था और यूरोप की कंडीशन जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आर्थिक रूप से यूरोप बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तो अमेरिका ने 1948 में अमेरिका ने यूरोप को आर्थिक सहायता प्रदान किया, जिसको हम मार्शल योजना कहते हैं। तो मार्शल योजना आया 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ, जिसके बाद यूरोप में आर्थिक रूप से मदद किया गया अमेरिका द्वारा। और उसके बाद 1957 में 6 देश, कौन से 6 देश? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सबर्ग ने रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी समुदाय का गठन किया। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। आप लोग को पता है और हम सबको पता है कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट के गठन के बाद जो आर्थिक समुदाय था वो राजनीतिक रूप लेना स्टार्ट कर दिया। उसने आर्थिक समुदाय राजनीतिक समुदाय के तौर पर जाने लगा। आर्थिक समुदाय राजनीतिक समुदाय बनने लगा। तो 1979 जून में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन किया गया था, जिसके बाद आर्थिक समुदाय राजनीतिक रूप लेने लगा था। उसके बाद 1992 में maastricht संधि आई। maastricht संधि में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए और जिसके दौरान यूरोपीय संघ का गठन हुआ। 1992 में यूरोपीय संघ बनकर सामने आया। यूरोपीय संघ आज का एक बहुत बड़ा संघ है, जिसमें 27 देश शामिल हैं और ये आज बहुत बड़ा संघ है, जिसका पूरे विश्व में दबदबा है और पूरे विश्व में इसका प्रभाव है। तो यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र के तौर पे काम कर रहा है। यूरोपीय संघ बहुत विश्व में अपना राजनीतिक प्रभाव छोड़ रहा है।
विश्व का एक मजबूत संगठन बनता जा रहा है और बन चुका है। मास्ट्रिक्ट की संधि 1992 में यूरोपीय संघ बना मास्ट्रिक्ट की संधि के द्वारा। तो मास्ट्रिक्ट की संधि क्या थी और इसमें क्या क्या थे? मास्ट्रिक्ट की संधि थी जिसमें कुछ बातें बताई गई थी कि अगर ये संधि है और इसके अगर यूरोपीय संघ बनता है तो यूरोपीय संघ में जो देश शामिल है उनको ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला चीज था साझी सुरक्षा नीति, यानी कि यूरोपीय संघ में जितने देश होंगे उनकी सुरक्षा नीति जो होगी वो साझी होगी, एक जैसी होगी। दूसरा था साझी विदेश नीति, यानी कि उनकी जो विदेश नीति होगी वो भी बिल्कुल सिमिलर होगी। तीसरा था हमारा आपसी सहयोग, यानी कि यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उन सबके बीच आपसी सहयोग होगा, आपस में वो सब मिल बांट के रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, और जब भी किसी देश को सहयोग की आवश्यकता होगी तो यूरोपीय संघ के जो दूसरे देश है वो उस देश को सहायता प्रदान करेंगे, उसको सहयोग करेंगे। उसके बाद था हमारा एक मत निर्णय, यानी कि यूरोपीय संघ का जो भी कोई निर्णय होगा वो सभी देश मानेंगे और उन सबका निर्णय जो होगा वो एक जैसा होगा, एक मत निर्णय होगा। उसके बाद था हमारा केंद्रीय बैंक, यूरोपीय संघ का केंद्रीय बैंक होगा। उसके बाद है हमारी साझी संसद, यानी कि साझी संसद का मतलब है यूरोपीय संघ का अपना एक संसद होगा जिसमें वो जिनको जिस कंट्री को जो प्रॉब्लम होगा वो संसद में जाएंगे, उनको बोलेंगे, उनका अपना नेता चुनेंगे, तो साझी संसद होगा। ये थी हमारी मास्ट्रिक्ट की संधि जिसको 1992 में लागू किया गया था, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या था? हम लोग को पता है कि कोई सा भी संगठन बनता है तो उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है जिसको वो अचीव करेगा, जिसको वो हासिल करेगा, अपने गोल को कंप्लीट करेगा। तो यूरोपीय संघ का भी उद्देश्य था। तो उसका पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति, यानी कि एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, एक समान जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं उनके एक समान विदेश नीति होगी और एक ही समान सुरक्षा नीति होगी, मतलब कि अपनी सुरक्षा, अपनी विदेश नीति सबको वो एक समान रखेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा था आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में पर सहयोग, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग, यानी कि उनके अंदर के जो मामले होंगे और उनके जो न्याय का जो कोई मामला होगा अपने कंट्री का या फिर उनके में सहयोग करेंगे, वो आपस में सहयोग रखेंगे। तीसरा था हमारा एक समान मुद्रा का चलन, यानी कि जितने भी यूरोपीय संघ में जितने भी देश होंगे वो सब एक ही मुद्रा को फॉलो करेंगे, एक ही मुद्रा को मानेंगे और एक ही मुद्रा का चलाएंगे अपने अपने कंट्रीज में, और एक ही मुद्रा का चलन वहां पर होगा। तीसरा था वीजा मुक्त आवागमन। हम लोग को पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमें वीजा का जरूरत होता है। तो यूरोपीय संघ ने कहा और सोचा कि यूरोपीय संघ में जितने देश हैं वो तो हम तो एक पार्ट है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जितना पार्ट है हम उनको वीजा मुक्त आवागमन का ऑफर देते हैं। उन्होंने कहा कि जितने यूरोपीय संघ के देश हैं वो सब वीजा मुक्त आवागमन करेंगे, यानी कि यूरोपीय संघ के देशों को अपने किसी भी देश के अपने किसी यूरोपीय संघ के किसी भी देश में जाना होगा तो वो बिना वीजा जा सकते हैं। यूरोपीय संघ की अपनी साझी मुद्रा है और अपना राष्ट्रीय झंडा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा जिसका नाम यूरो है, जिसको 1999 में आई और जिसको 12 देशों में पेश किया गया था। यूरोपीय संघ के सदस्य 12 देशों में यूरो को 1999 में पेश किया गया था, जो अब 27 देशों में से 19 देशों ने यूरो को अपनाया है और 19 देशों की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, इसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 12 सितारा का चक्र है। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 12 सितारों का चक्र है जो इनकी एकता और एकजुटता को दिखाता है। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी आदर्श वाक्य, यूरोपीय संघ का एक आदर्श वाक्य भी है जो है विविधता में संयुक्त। विविधता में संयुक्त यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य है। यूरोपीय संघ की विशेषता भी है। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, ये यूरोपीय संघ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे कौन से कारक है जो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाता है? हमने यूरोपीय संघ के उद्देश्य पढ़े, अब ऐसे कौन से कारण है जो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाता है? तो कौन से कारण है? पहला कारण है 2005 में दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। यूरोपीय संघ 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका
की मुद्रा यानी कि डॉलर को भी टक्कर देती है, यूरो डॉलर को टक्कर देती है। तीसरा पॉइंट है इसका, विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। जो विश्व व्यापार है उसमें यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद है हमारा आर्थिक शक्ति, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर प्रभाव डालती है। यानी कि यूरोपीय संघ की जो आर्थिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव वो यूरोप की कंट्रीज हो गए, एशिया की कंट्रीज हो गए, अफ्रीका की कंट्रीज हो गए। यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव इन सारी कंट्रीज पे भी दिखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा इसका एक सदस्य देश, यानी कि हमारा जो यूरोपीय संघ है उसका एक सदस्य देश फ्रांस, जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है और जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। उसके बाद है हमारा ये संघ निर्मित वस्तु और सेवाओं का निर्यातक देश है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है वो निर्मित वस्तु, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर कंट्री है। उसके बाद है ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन में इसका एक महत्वपूर्ण रूप है, एक महत्वपूर्ण योगदान है और उसके रूप में ये विश्व व्यापार संगठन में कार्य करता है। यानी कि यूरोपीय संघ इन सारे कारण से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में हर बार आता है कि यूरोपीय संघ किस कारण से ताकतवर है और किस कारण से यूरोपीय संघ को ताकतवर समझा जा रहा है। तो ये कारण है इसके जिस कारण से यूरोपीय संघ वर्ल्ड में ताकतवर है और ताकतवर माना जा रहा है। यूरोपीय संघ की बहुत सारी बहुत ताकत है यूरोपीय संगठन में। तो उसके साथ साथ यूरोपीय संघ की बहुत सारी कमजोरियां भी है। तो वो कौन सी कमजोरी है वो हम जानते हैं। पहली कमजोरी है कि इसमें जितने देश शामिल है उनकी अपनी विदेश नीति है। यानी कि यूरोपीय संघ में जितने देश शामिल है उनमें से कई देशों की अपनी विदेश नीति है जो कभी कभार एक दूसरे को टक्कर देती है। इराक मामले में हमने ये सब कुछ देखा भी था, जो विदेश नीति है वो एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। इराक मामले में हमने ये देखा था। दूसरा है इनकी जो मुद्रा है यूरो, वो कई देशों में पास हो ही नहीं पाई। कई देश उसको स्वीकृति नहीं दे रही है। कई देश ये कह रही है कि यूरो जो है वो उसको नहीं मान रहे हैं, वो यूरो को अपनी मुद्रा नहीं मान रहे हैं। तीसरा कारण है कि डेनमार्क और स्वीडन जो है वो उन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम मास्ट्रिक्ट संधि को नहीं मानते हैं। और लास्ट है हमारा जो ब्रिटेन है, हमारा जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, वो 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा यूरोपीय संघ से हट गया था। यूरोपीय संघ से हट गया था, अलग हो गया था। 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था एक जनमत संग्रह के द्वारा। तो अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, उसकी ताकत, उसका उद्देश्य, उसकी कमजोरियां। और अभी हम ये पढ़ेंगे, अभी हम आगे आसियान, सार्क और ब्रिक्स और भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि इजराइल, भारत, चीन और रूस के बारे में पढ़ेंगे, रसिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का ये पहला टॉपिक था हमारा। अगर आपको यूरोपीय संघ समझ आया हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टॉपिक जब मैं बनाऊंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ऐसे कौन